देखो, क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग एडवांस के प्रैक्टिस सेट 1 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। पेपर 2 ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर लेवल में रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में, तो वो तो क्वेश्चंस है। अगर आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, या फिर कंसेप्ट में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज का जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा देखेंगे इसको ध्यान से। ठीक है। और जहाँ जहाँ कुछ मार्क है समझाने का, वहाँ मेरा काम होगा, हम करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इसमें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ चारों क्वेश्चन के पास केवल एक करेक्ट आंसर है। ठीक है। सही के लिए आपको +3 मिलेगा, गलत के लिए आपको -1 होगा, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स है आपके लिए। ठीक है। आगे बढ़िए। लिखा है लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर and radius 0.3 meter carries a current I along its curved surface as shown in figure. A wire loop of resistance 0.005 ohm and a radius of 0.1 meter is placed inside the tube with its axis coinciding with the axis of the tube. The current varies as I equals to I naught cos omega t, where I naught is constant. If the magnetic moment of the loop is n mu naught I naught sin 300t, then n is। अच्छा, ये जो पूरा ट्यूब है, याद रखिएगा कि इसके पूरे सरफेस में इस तरह का करंट घूम रहा है। पूरे सरफेस में इस तरह का करंट घूम रहा है। ठीक है, इस ट्यूब में। तो अगर ये करंट ऐसे घूम रहा है तो दिस ट्यूब, मेटालिक ट्यूब जिसमें पूरा सरफेस में करंट है, इट बिहेव्स लाइक सोलेनोइड। ये सोलेनोइड की तरह काम करेगा। अगर ये एक सोलेनोइड की तरह काम करेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर आप क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन आई का मतलब होता है करंट पर यूनिट लेंथ। एन आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, दिस इज ये है आपके पास करंट पर यूनिट लेंथ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल करंट आई दिया हुआ है, तो आई में हम उस पूरे ट्यूब के लेंथ एल से डिवाइड कर देते हैं। आई में हम लोग पूरे ट्यूब का लेंथ एल से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट करंट बाई ट्यूब का लेंथ, ये बेफील्ड। अब अंदर में ये जो छोटा सा लूप है, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लूप। तो बेफील्ड लेंगे आप सोलेनोइड का, और एरिया लेंगे लूप का। नंबर ऑफ टर्न्स तो उसका है नहीं, कुछ कुछ है क्या? A wire loop of resistance this radius this is placed inside tube with axis this, नहीं, उसका नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो यहाँ पे बेफील्ड हो गया अपना म्यू नॉट आई बाई एल, और एरिया ऑफ द लूप हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये फ्लक्स है। इस फ्लक्स की वजह से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो करंट गिवन है वो टाइम के साथ वेरिएबल है। आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर करंट टाइम के साथ वेरिएबल है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, और ड्यू टू चेंजिंग करंट देयर इज चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज करने के कारण देयर इज ईएमएफ। ठीक है। सो हम लोग यहां पे अगर ईएमएफ लिखे, ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो आपका आ जाएगा -d∅b मैग्नेटिक फ्लक्स बाय dt। सो आप यहां लेके चले -d/dt ऑफ म्यू नॉट आई बाई एल पाई आर स्क्वायर। आपके पास ई इंड्यूस्ड का वैल्यू हो गया, ई इंड्यूस्ड का वैल्यू हो गया -म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, और आपको d/dt करना है आई का वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में मेंशन है, आई नॉट कॉस 300t। आई का डिफ्रेंसिएशन -म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, इसमें से आई नॉट बाहर, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा?
कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 300t, और साथ में 300 भी तो होगा। तो आपके पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो गया, माइनस माइनस खत्म, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई नॉट, साथ में 300 और साथ में साइन 300t। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो उसमें अंदर एक इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट इन लूप, जो छोटा सा लूप है उसके अंदर का इंड्यूस्ड करंट, तो हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपना म्यू नॉट पाई स्मॉल आर रेडियस का स्क्वायर, आई नॉट है यहाँ 300 है, आगे साइन 300t है, 300t है। इन सब में जो हमारा रेजिस्टेंस है लूप का उससे डिवाइड करो, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखें लूप का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, तो जो भी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आया है लूप में इनटू एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया लो, तो इंड्यूस्ड करंट आया है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई नॉट 300 साइन 300t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द लूप में आप पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। तो आपके इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हुआ, इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हुआ म्यू नॉट पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, फिर 300, उसके बाद आई नॉट, नीचे आर, और साइन 300t। चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके साथ, थोड़ा इसको छोटा कर दे, सब एक साथ है। एन म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, एन की जगह पे कौन है, म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, एन की जगह पे ये टर्म है म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये एन, तो ये हमारा एन है। एन हो गया पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 300 बाय रेजिस्टेंस। सारा डाटा पुट करके सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन में सब डाटा दिया हुआ है। पाई तो मालूम है आपको, स्मॉल आर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। देख लेते एक बार, स्मॉल आर मतलब रेडियस, आर मतलब कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस। रेडियस कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना हुआ दिया हुआ है 0.005 ओम। डाटा पुट करके सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई आंसर ऑब्वियसली मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट जस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। लिखा है अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m carrying a charge q can rotates freely along its axis. Initially ring is at rest. At t equals to 0, a magnetic field is switched on and is increased with time at a rate of 2 Tesla per second. एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रिंग। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आपके पास कोई एक रिंग है, ये एक रिंग, इस पर्टिकुलर सिस्टम में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके प्लेन के साथ पैरेलल, सॉरी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, और उस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है और उस चेंज का वैल्यू दिया हुआ 2 टेस्ला पर सेकेंड। इस रफ्तार से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, करेक्ट है। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है
कि एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को रिंग निकालना है, तो आखिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ क्या रहा है। याद रखना कि इस पूरे रिंग के ऊपर एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, नन कंडक्टिंग रिंग है। नन कंडक्टिंग अगर रिंग है, तो इसके पेपर वन में भी इसका एक क्वेश्चन था कि नन कंडक्टिंग रिंग अगर है तो हमारे पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो टेंजेंट के डायरेक्शन में काम करेगा। और अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में ये बेफील्ड का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो वो इस पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से टॉर्क होगा, और वो टॉर्क इसको घुमाने का कोशिश करेगा। वहीं से हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहां पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट क्लोज्ड पाथ will be equals to EMF induced, and EMF induced is equals to minus of d phi b by dt। हमको डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। क्या इस क्लोज्ड पाथ पे इसका लाइन इंटीग्रल E डॉट टू पाई रेडियस आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ फ्लक्स में हम लोग लिखेंगे बिफील्ड इनटू एरिया। उसमें से एरिया बाहर आ गया और इधर है dB बाई डी टी। तो ये आ गया E डॉट टू पाई आर माइनस एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर और dB बाई डी टी। ये पाई पाई कैंसिल, देन E विल बी इक्वल्स टू एक आर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर dB बाई डी टी, और नीचे ये 2 आएगा। ये माइनस साइन भूल जाइए, बस ये डायरेक्शन है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयरफॉर वहां पे जो हम लोगों का स्मॉल फोर्स काम करेगा वो आपका E डॉट डी क्यू होगा। और अगर आप इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे, या फिर चलिए एक स्मॉल टॉर्क लिख देते हैं। स्मॉल टॉर्क क्या होगा, देखो जरा फिगर एक बार देख लो ताकि ये समझ में आ जाए अच्छे से। इसके कोई भी पोर्शन का बात कीजिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी ये हर जगह है, ऐसे ही यहाँ पे हर जगह है, तो टेंजेंट के ही डायरेक्शन में फोर्स होगा। और इसी वजह से जैसे ही हम लोग इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो तो रेडियस, तो एक टॉर्क आएगा। तो वो हमारा जो टॉर्क है वो आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज रेडियस। तो डी टॉर्क इज इक्वल्स टू ई डॉट डी क्यू और रेडियस आर। अब अगर आपको टोटल टॉर्क लिखना है तो इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका, E डॉट आर डॉट डी क्यू। एकदम आराम से सोचो कि सारे डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू ही ना आएगा। देन टॉर्क विल बी इक्वल्स टू E डॉट रेडियस इंटू क्यू। अब E का वैल्यू हमारा आया था R बाई टू dB बाई डी टी, और फिर एक R और फिर एक Q। कैन वी से दैट कि टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा which is equals to R square by 2 Q and dB by dt। सही है। अब हमारे पास तो रिंग है जो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो उसका इनर्सिया हो गया mr स्क्वायर अल्फा R स्क्वायर बाई टू Q एंड dB बाई dt। तो थोड़ा गौर करो, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और आपके एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो क्वेश्चन पूछ रहा था दैट इज Q बाई टू एम, Q बाई टू एम, और साथ में है dV बाई dt। Q बाई टू एम और साथ में है dV बाई dt। Q बाई टू एम dV बाई dt। क्लियर है। तो ये रहा तुम्हारे पास सारा का सारा सिचुएशन सामने। Q बाई टू एम dV बाई dt, dV बाई dt कितना पुट करेंगे 2। तो Q बाई टू एम का 2 कट जाएगा, मैं प्रोबेबली ये आंसर आएगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप वैल्यू पुट करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एन एलआर सर्किट sinusoidal voltage V equals to V naught sin omega t is applied। sinusoidal voltage V equals to V naught sin omega t is applied। अगर L का वैल्यू है 35 मिली हेनरी
35 मिली हेनरी, आर है 11 ओम, वी आर में दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया है, ओमेगा बाई 2 पाई 50 हर्ट्ज, पाई का वैल्यू 22/7। देन करंट एम्पलीट्यूड इज, भाई अगर आपको करंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो वी नॉट बाई जेड करना है, वी नॉट बाई जेड चाहिए, जेड पहले निकाल लो, जेड इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर और एक्सएल के जगह पे एल ओमेगा का स्क्वायर, करेक्ट है। ओमेगा यहां से मिल जाएगा, यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, तो ये हो रहा अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना भाई 35 मिली हेनरी, 35 मिली हेनरी 10⁻³ और साथ में है हम लोगों के पास ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 पाई, 100 पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जेड निकाल लो, अगर जेड निकल गया है तो फिर आपके पास आई नॉट हो गया वी नॉट बाई जेड। वी नॉट कैसे आएगा, जो भी वी आरएमएस आपका क्वेश्चन में मेंशन है, ये रहा वी आरएमएस 220 वोल्ट, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे जेड से डिवाइड कर दीजिए, आपको आई नॉट मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू इज माउंटेड ऑन अ रॉड suspended by two identical strings. The tension in string in equilibrium is T naught. Now a vertical magnetic field is switched on and the ring is rotated at constant angular velocity omega. If a string can withstand a maximum tension of 3 T naught by 2, then possible value of maximum angular speed omega at which ring can be rotated will be. शुरुआत में सोचो कि जब ये रिंग रेस्ट में, देखिए मेरे दिमाग में जो प्लान चल रहा है, सबसे पहले रिंग के रेस्ट में रह के हम एक है ना इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये रिंग घूमेगा तो इसमें ऑलरेडी चार्ज, इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे करंट से, बी से मल्टीप्लाई करके टॉर्क निकालेंगे। उस टॉर्क की वजह से दोनों तरफ का टेंशन अब सेम नहीं रहेगा। चलो देखते हैं। व्हेन रिंग इज इन रेस्ट इनिशियली, शुरुआत में जब ये रिंग रेस्ट में है शुरुआत में, तो इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ लगने वाला दोनों टेंशन है टी नॉट और नीचे है एम जी, तो टी नॉट का वैल्यू हो गया mg/2 शुरुआत में। अब रिंग घूमना स्टार्ट किया, ड्यू टू रोटेशन ऑफ रिंग कितना करंट प्रोड्यूस होगा। क्या हम करंट का सीधा फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज बाई टाइम, और टाइम को आप लिख सकते हैं 2 पाई/ओमेगा। तो ये वैल्यू हो गया Q⍵/2 पाई, इतना करंट प्रोड्यूस होगा। तो आखिर उस रिंग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। करंट है Q⍵/2 पाई और एरिया हो गया πr²। तो हमारे पास m का वैल्यू हो गया Q⍵, पाई पाई कट गया, r²/2। सही है। अच्छा यहाँ d क्या है, ओ d वहां के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इन एक्सटर्नल बी फील्ड,
एक्सटर्नल बीफील्ड में, एक्सटर्नल बीफील्ड में क्या हमारे टॉर्क का वैल्यू होगा एम एंड बी, साथ में दोनों के बीच का एंगल 90 है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। 3 बजे से करके क्लॉक साइड 3 बजे तक सब आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, हम देखते हैं। ठीक ठीक। 3 बजे बुला लेंगे ना सर हम सबको। हाँ सर, सबको बुला लीजिए। ठीक। रिकॉर्डिंग। कनेक्शन बीच में कट गया था। चलिए यहां तक थे हम लोग। एम और बी। तो आपके पास इस टॉर्क का वैल्यू हो गया, एम का वैल्यू था क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, और बी फील्ड तो आपके पास बी दिया हुआ है। ये टॉर्क हो गया। इस टॉर्क की वजह से अब होगा क्या ना कि दोनों थ्रेड में टेंशन बदल जाएगा, ठीक है ना। इस टॉर्क की वजह से ड्यू टू दिस टॉर्क, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स चेंजेस। मान लेते हैं दोनों तरफ का टेंशन है लेट T1 एंड T2 आर न्यू टेंशन, या आप नया टेंशन मान ले। तो अब अगर आप इसको नया टेंशन मानते हैं तो याद रखिएगा कि इनका दो इक्वेशन अब बनेगा। एक होगा तो ऊपर की तरफ दोनों लग रहा है तो दोनों मिलके mg को बैलेंस करेगा, और साथ में अगर आप फिगर एक बार देख लें, ना दिमाग में तो रहता नहीं। मान लीजिए क्षण भर के लिए ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो T1 इसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज और T2 इसको घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों में से वो एक टेंशन बड़ा एक टेंशन छोटा होगा ताकि इतना टॉर्क क्रिएट करे कि इसको घूमने से रोक सके, इसको घूमने से रोक सके, क्योंकि ये घूमना चाहता है विद दिस टॉर्क जो हम लोग अभी टॉर्क निकाले थे। तो इन दोनों का एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ना नेट टॉर्क क्रिएट होता है जो इसको पूरा घुमाएगा, ठीक है। नेट टॉर्क क्रिएट होता है। नाउ फॉर रोटेशन ऑफ रिंग, रिंग अगर घूम रहा है तो मान लो T1 का जो टॉर्क है, टॉर्क कितना है तो वो D/2 होगा मल्टीप्लाई, इसमें से T2 के टॉर्क को तो माइनस करोगे और तब जाके ये नेट टॉर्क बनता है जो आप ऊपर कैलकुलेट करके रखे। तो T1 माइनस T2 D/2 इज इक्वल्स टू टॉर्क जो ऊपर आप कैलकुलेट करके रखे हैं। ऊपर कितना कैलकुलेट करके रखे आप, ये वाला Q ओमेगा आर स्क्वायर B/2 पुट कीजिए ना उसको। तो आया T1 माइनस T2, टॉर्क नेट है Q ओमेगा आर स्क्वायर B/2, Q ओमेगा आर स्क्वायर B/2, और साथ रखना ये D/2 भी नीचे आ रहा है, ये 2 कट गया और ये वैल्यू हो गया Q ओमेगा आर स्क्वायर B/2। 2 तो नहीं है, बाई डी, ये डी है। अब इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, इसको 2 मान ले, दोनों को सॉल्व करके T1 T2 निकाले। जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो T2 कट जाएगा, 2T1 इज इक्वल्स टू आएगा mg प्लस Q ओमेगा आर स्क्वायर B/d। तो यहां से T1 कितना आया, यहां से T1 आया mg प्लस
क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बी बाई डी, नीचे आ गया 2, ये T1। T2 जो भी आएगा इससे कम आएगा, क्योंकि जब आप T1 माइनस T2 लिख रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये टेंशन ज्यादा है और ये टेंशन कम है। अगर मेरा कोई भी स्ट्रिंग नहीं टूटे तो ये जो ज्यादा वाला टेंशन है, जो आप हाइयर टेंशन निकाले हैं, वो हमारा मैक्सिमम जो 3T0/2 था उसके बराबर आना चाहिए। यहां मेंशन है ना, T0 निकाले थे mg/2, और क्वेश्चन में मेंशन था ना कि मैक्सिमम टेंशन जो ये रख सकता है अपने अंदर वो 3T0/2 है। देन मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा हम लोग को निकालना है। ओह, चलो इधर जगह खत्म है। तो हम लोग के पास आया ये mg+q⍵r² b/d/2। तो ये डाटा आ रहा कुछ ऐसा कि 3T0/2 will be equals to mg+q⍵r² b/2 2 की डी, नहीं 2 डिवाइडेड बाई डी, यही था ना, और डी ऊपर था 2। तो यहाँ डी और यहाँ 2, ये 2 से 2 कटा, यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालो। अब ये आ गया अपना 3T0 mg+q⍵r² b/d। हम लोग को यहीं से ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3T0 माइनस mg, डी ऊपर, और नीचे आ गया है Q⍵r² b, और ये तुमको ओमेगा का मैक्सिमम देगा क्योंकि आप मैक्सिमम टेंशन लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए। तो अभी यहाँ पे 3T0 माइनस है, T0 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे एकदम यहीं पे, देखो यही T0 mg/2। तो ये आ गया 3mg/2 माइनस mg, साथ में यहाँ d लगा हुआ है, और नीचे है Q⍵r² b, एंड दैट इज ओमेगा मैक्सिमम। ये कितना बचा जी, इसमें से mg माइनस हो जाएगा तो mg/2 बचेगा ना, mg/2 बचेगा ना, mg/2 इंटू डी, और नीचे है Q⍵r² b, दिस इज ओमेगा मैक्सिमम। mgd/2 Q⍵r² b, mgd, ओहो, T0 के टर्म में आंसर है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, mgd/2 Q⍵r² b, यही ना बोल रहे हैं, mgd/2 Q⍵r² b। तो mg/2 के जगह पर जो यहां पे हम लोग अभी किए थे T0 लिख दो, T0 d/Q⍵r² b, T0 d/Q⍵r² b, ये ऑप्शन इज देयर। रुको भाई, भी एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा करें, सब कुछ को शुरू से देखें और समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिंग है जो दोनों तरफ थ्रेड के टेंशन से ऐसे थ्रेड से बांधा हुआ है, और एक नीचे रॉड है, मासलेस रॉड है। बोला गया कि उसको इस तरह से रखा गया है कि शुरुआत में दोनों टेंशन बराबर है, लेकिन उसके बाद वो रिंग घूमने लगता है, उसमें ऑलरेडी चार्ज, रिंग घूमने लगता है, चार्ज भी है। अब ऐसे केस में हुआ क्या कि जैसे ही हमारा बी फील्ड ऑन होगा तो वो घूमना स्टार्ट करेगा टॉर्क की वजह से। जो हमारे पास दोनों तरफ का थ्रेड है उसमें मैक्सिमम टेंशन 3T0/2 तक हो सकता है। तो कितना मैक्सिमम एंगुलर स्पीड से वो रिंग घूमे कि जब हम लोग बी फील्ड को ऑन करें तो कोई थ्रेड टूटे नहीं।
तो सबसे पहले हम लोग टी नॉट निकाले mg/2, फिर हमारे रिंग के घूमने की वजह से पहले करंट निकाले, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, एक्सटर्नल बिफील्ड में टॉर्क निकाले। ये टॉर्क वहां एक और टॉर्क से प्रोड्यूस हो रहा है और वो है हमारे थ्रेड का टेंशन। तो जो थ्रेड के टेंशन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसके बराबर आना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा थ्रेड। तो टेंशन के टॉर्क से हम लोग इसको इक्वेट किए, टेंशन के टॉर्क से हम लोग इसको इक्वेट किए यहां पर। और फिर जो T1 और T2 था mg के बराबर, इन दोनों को यूज करके हम लोग T1 और T2 को कैलकुलेट किए। हम लोग T2 निकाले नहीं क्योंकि मैक्सिमम से काम था, तो T1 से ही काम चल गया। तो पहले हम लोग T1 कैलकुलेट किए। अब ये जो मैक्सिमम टेंशन है वो 3T0/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। उसको यहां पे यूज किए और फिर सॉल्व करते हुए गए तो हमारे ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू हम लोगों को मिला। ठीक है, ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू हम लोगों को मिला। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है।